आज हमारे साथ पहली महिला जो जुड़ चुकी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान यूनिवर्सिटी की। तो मैम, मैं थोड़ा सा आपके ही बातों में और आपके ही मुंह से थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगी। नमस्कार, मैं हूँ डेजी शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, और मैं महारानी कॉलेज में उनके जो 2 हॉस्टल है उनकी वार्डन भी हूँ और एनएसएस की कोऑर्डिनेटर भी हूँ। और बेसिकली कहूँ तो मैं अपने आप को एक सशक्त महिला मानती हूँ, जो महिलाओं की साथी बनकर महिला की जो आगे की विकास की यात्रा है उसमें उनके हम कदम बनकर उनको आगे लेके जाना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, जो आप इतना सोचती हैं, और मतलब आप जैसे लोगों की वजह से ही हमारा देश अभी इस कगार पे है कि हम लोग सोच पाते हैं कि कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो पिछड़ती जा रही हैं या गांव की हैं या फिर कुछ जिनकी सोच नहीं बढ़ पा रही है, लेकिन कुछ ऐसी पढ़ी लिखी महिलाएं भी हैं जो हमारे देश को कहां से कहां तक, मैम ने जैसे देखा भी होगा आपने, जैसे आपकी एज से और कहां से कहां तक दुनिया आ चुकी है। तो वो चीज़ बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। जैसे कि मैम आप बहुत सी लड़कियों से घिरी रहती है हमेशा, जैसे आपने बताया आप वार्डन हैं और यूनिवर्सिटी में पढ़ाती भी हैं, तो किस तरह की, मतलब रोज़ आप हर तरह की गर्ल्स देखती होंगी, हर तरह की महिलाओं से मिली हुई है, तो उनकी समस्याओं के बारे में आपका क्या कहना है? आदित्य, मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि आज के टाइम में जितना भी कॉन्सेप्ट है वो वीमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट है वो आउटडेटेड हो चुका है। वीमेन ऑलरेडी एम्पावर्ड है। अगर हम देखते हैं बाय नेचर भी, तो शेरनी शिकार करती है शेर के लिए, और किसी भी हाथी जो होता है सबसे बड़ा, हम कहते हैं कि एलिफेंट जो है वो सबसे मैजेस्टिक एनिमल होता है, उसका भी झुंड का नेतृत्व हथनी करती है। तो बाय नेचर वीमेन में वो एम्पावरमेंट है कि वो अपनी समाज को लीड कर सके। बात है इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की। यहाँ पर महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, चाहे वो एजुकेशन के एरिया में हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के एरिया में हो, या फिर वो समाज में अपनी डिसीजन मेकिंग, अपनी राय रखने के एरिया में हो। और आजकल महिलाओं की जो भी डिस्कशंस हैं उसमें महिलाओं को ही भागीदार माना जाता है। मुझे लगता है यहीं से वो डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होता है। हम कोई भी पैनल डिस्कशन रखते हैं तो उसमें सिर्फ महिलाएं ही क्यों, मेल के व्यू पॉइंट क्यों नहीं होते, ये भी एक सोचने वाली बात है। ये पूरा हमारा दिखाता है कि हमारे समाज में महिलाओं को आज़ादी के अगर 75 साल बाद भी हमें ये बात करनी पड़ रही है कि महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, तो यही सबसे बड़ी समस्या है। आप उनको, वो ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं, आप उनको इक्वल प्लेटफॉर्म दीजिए, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे वो अपनी बात कह सकें। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आप सॉल्व होती चली जाएंगी। और महिलाओं की जो समस्याओं में है, आज तक एक ट्रेंड रहा है कि महिला की हर समस्या के लिए पुरुष को दोषी बना दिया जाता है। मुझे लगता है अब इस ट्रेंड को भी ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा, हाँ पुरुषों ने महिलाओं के साथ काफ़ी लंबे समय तक भेदभाव किया है, लेकिन जैसे ये कहा जाता है कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक सक्सेसफुल औरत का हाथ होता है, तो उसी तरह ये भी ट्रू है कि एक सक्सेसफुल औरत के पीछे कहीं ना कहीं पुरुष की सकारात्मक भूमिका भी होती है, एक पति के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में। उस भूमिका को भी हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और जितने अत्याचार महिलाओं पे पुरुष करते हैं, उतने ही अत्याचार महिला पे महिला भी करती है। तो महिला को जिस दिन महिला की साथी बन जाएगी, महिला की दोस्त बन जाएगी, उस दिन लगता है मुझे सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आप देखिए, घर पे अगर बहू के साथ अत्याचार हो रहा है तो ससुर के साथ साथ कहीं ना कहीं सास की भी भूमिका, ननद की भी भूमिका देवर से ज्यादा होती है। तो हमें इन चीजों की ओर अब गौर करने की जरूरत है। और जितने भी लॉज वीमेन के लिए आए हैं, उन लॉज को लड़कियां मिसयूज ना करें, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक उभरती हुई समस्या है, क्योंकि इस वजह से इन लॉज का दुरुपयोग से जिनके लिए ये लॉज बने हैं वो इन लॉज को अच्छे से यूज नहीं कर पा रही हैं। तो हमें इस तरफ अगर हम डिस्कशन करेंगे, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे समाज में, तो मुझे लगता है बेहतर रिजल्ट हो सकते हैं। एक शिक्षा पे बात करना चाहूँगी मैम मैं आपसे। जैसे आपके कॉलेज में आपने काफ़ी लड़कियां देखी होंगी, या फिर आपके पास में एडमिशन्स के लिए काफ़ी लोग आते हैं, तो शिक्षा पे जैसे कुछ ऐसी लेडीज़ होती है जो अपने बच्चों को बोलते हैं कि नहीं तू मत जा, या फिर शिक्षा को लेके उन्हें मना किया जाता है। तो इसका कभी आपके पास कोई ऐसा वाक्य आया है, या फिर ऐसा कुछ हुआ है जिसमें आपने सपोर्ट किया है उन्हें, या फिर उनकी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश की है? देखिए, जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, हमारी सरकार की तरफ से बहुत सारे मौके बच्चियों को दिए जा रहे हैं, और जब जब मौका मिलता है लड़कियाँ लड़कों को आउट परफॉर्म करती है। ये हम सभी बोर्ड्स के, यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स में देखते हैं। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में डिस्क्रिमिनेशन तो होता है। अगर लड़कों, एक घर के पास बहुत कम इनकम है, तो लड़के को उसकी प्रेफरेंस का कॉलेज, उसकी प्रेफरेंस का कोर्स दिया जाता है बजाय की लड़कियों के। मैं एनी बेसेंट हॉस्टल की वार्डन हूँ, जो सबसे प्रेस्टिजियस हॉस्टल है
जयपुर का, और इसकी जो कट ऑफ होती है वो दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज जितनी लगभग जाती है। 99% 98% पाने के बाद बच्चियां वहाँ पे आती हैं। तो बहुत सारी बच्चियों से मेरी बात होती है कि हम LSR जाना चाहती थी, DU जाना चाहते थे, पर घर वालों ने कि लड़की को बाहर नहीं भेजना, इस चक्कर में उनके सपनों को वो पंख नहीं दिए। हालांकि हम उनको कहते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी आपको वहाँ मिल सकती थी वो अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ भी मिल सकती है। बात है कि आप अपनी प्रतिभा को पहचानें और उसके और निखारने की तरफ काम करें। ऐसा एक किस्सा अगर आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर एक लेडी आई थी, जबकि गवर्नमेंट हॉस्टल है, मिनिमम चार्जेस होते हैं। उसके बाद उनको जब पता चला कि 1800 पर मंथ का जो चार्जेस हैं वो अपनी बच्ची को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और बाहर से थे तो जयपुर में पढ़ा भी नहीं पाएंगे, जबकि वो इंटेलिजेंट थी, तभी उसका नंबर महारानी कॉलेज में आया। ऐसे केस में हमारे पास हमारे कुछ टीचर्स हैं जो वॉलंटरली एक एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं साल में, कि हम अपनी सैलरी में से एक बच्चे की एजुकेशन का खर्चा बिना कोई शोर मचाए दे रहे हैं। रश्मि जैन मैम है, बिंदु जैन मैम है, जो बहुत सारे बच्चों को अडॉप्ट करके चलते हैं और उनकी फीस देते हैं। तो वो तो किस्सा हमने वहाँ से करवा दिया। पर उसके बाद मैं कहती हूँ कि महिलाओं की नॉलेज जो है, अवेयरनेस है गवर्नमेंट स्कीम्स के प्रति, वो भी हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि वो बच्ची बायकास्ट ST की थी। ST में गूजर के लिए एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप चलती है, जिसका उस बच्ची को पता नहीं था। तो हमने उसकी मदर को उसका पता बताया, उसने वो फॉर्म भरा और फाइनली वो बच्ची सक्सेसफुली आज एक RS ऑफिसर भी बन चुकी है। मैम, जैसे कि होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि तू डॉक्टर बन जा, या फिर इंजीनियर बन जा, या फिर पायलट बन जा, लेकिन जो एक महिला होती है उसका जो इंटरेस्ट होता है वो किसी और जगह होता है। तो कभी आपके साथ हुआ है कि जैसे आप प्रोफेसर ही बनना चाहती थी, या फिर कभी आपने सोचा कि मैं फैशन डिज़ाइनर बनती, मैं मॉडल बनती, या फिर कुछ भी ऐसा जो आपने सोचा हो लेकिन आपके पेरेंट्स ने कहा हो कि नहीं तुझे यही बनना है? लकीली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं अपने मम्मी पापा को बहुत थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने मेरी हर डिसीज़न को, मेरे लाइफ के हर डिसीज़न में मेरा सपोर्ट दिया। और बहुत कम गर्ल्स ऐसी होती हैं जिनको ये मिलता है। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे हम ये भी ना सोचें कि लड़कियाँ कुछ बन जाएंगी तभी वो एम्पावर्ड हो। जिस दिन हमारी घर पे रहने वाली, घूंघट में रहने वाली महिला भी एम्पावर्ड हो जाएगी, उस दिन वो भी अपनी ज़िंदगी के डिसीज़न खुद लेने लगेगी। मुझे लगता है असली सामाजिक जो नारी सशक्तिकरण है, या वीमेन एम्पावरमेंट है, या डेवलपमेंट ऑफ वीमेन है, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा। बहुत सारे घरों में ये दिया नहीं जाता लड़कियों को चांस, लेकिन अभी परिस्थितियाँ बदलने लगी हैं। क्योंकि हम देखते हैं चाहे वो डॉक्टरी का एग्ज़ाम हो, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो, हर जगह लड़कियाँ आगे आती जा रही हैं। तो उससे समाज की सोच बदलती जा रही है। पर लकीली मुझे ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन आज तक फेस नहीं करना पड़ा, होपफुली आगे भी नहीं करना पड़ेगा। तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, मतलब ऐसा कोई संदेश जो आप देना चाहती हो हमारी जनता को, या फिर कुछ महिलाओं को जो हमें देख रही हैं, तो ऐसा कोई बात आप जो कहना चाहेंगी कि जो आपकी बात पहुँच जाए और महिलाएं थोड़ी उभर के अपने आप को खोलें? मैं हमारे देश की पूरी महिलाओं को एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि आप सभी एम्पावर्ड हैं। हमें किसी सशक्तिकरण की ज़रूरत नहीं है, शक्ति हमारे अंदर है, बस हमें उस शक्ति को पहचानना है और इस समाज से इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करनी है। जब हमें समान अवसर मिलने लगेंगे तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो हमें आगे बढ़ने से रोक सके। और अपना साथी पुरुषों में ढूंढने की बजाय महिलाओं में ढूंढिए। कहते हैं अ क्वीन इज़ द क्वीन हु कैन रेस अदर क्वीन एज वेल। तो हमें एक एम्पावर्ड महिला होने के नाते दूसरी महिलाओं को आगे लेके आना चाहिए। जब महिला महिला के साथी बनके उसको विकास की तरफ अग्रसर करेगी, मुझे लगता है अपने आप से इस दुनिया में महिलाओं की जितनी भी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। थैंक यू सो मच मैम, हमें जान के हमें बहुत खुशी हुई और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे कार्यक्रम में आई, नारी शक्ति। तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ।
नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यानी हमारे पुराणों में कहा गया है जहाँ महिला का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। जी हाँ, आज का कार्यक्रम हमारा कुछ ऐसा ही है, महिलाओं के ऊपर। तो मैं ये कार्यक्रम कुछ पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहूँगी। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक महिला काफ़ी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। सब कुछ करके कुछ ना कहना, उन्हें थोड़ा भी गुमान नहीं, महिला होना इतना भी आसान नहीं। अरे जिनकी कृपा से तुम मुस्कुरा रहे हो, दर्द भुला रहे हो, और रिश्तों में बंद है ये दुनिया सारी, हर पल को रोशन करने वाली वो शक्ति है नारी। जी हाँ, यह बात लागू होती है आज ही के दिन 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कुछ महिलाओं के साथ मैं आज आपके समक्ष आ चुकी हूँ, तो हम उनके हक की, उनकी इच्छाओं की और उनकी कुछ भावनाओं की बात करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 पे मुझे यानी अदिति को, और आज मैं जुड़ चुकी हूँ ऐसी कुछ महिलाओं के साथ में जिनके जीवन का कुछ ऐसे पन्ने जो आज हम पलटने वाले हैं। उनका जीवन कुछ संघर्ष से कम नहीं था, संघर्ष भरा था, उनकी उड़ानें छोटी नहीं थी, बहुत ऊंची थी। तो आज मैं उनसे आपको मिलाने जा रही हूँ। दीपशिखा महिला बाल उत्थान से डॉक्टर किरण प्रजापति जी, हम स्वागत करते हैं मैम आपका। एक सोशल वर्कर निदा जी, मैम थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। कितना गर्व होता है ना महिला होने पर, कितनी खुशी होती है। ऐसे मतलब नए नए कपड़े या फिर ज्वेलरीज, महिलाओं के पास कितने सारे ऑप्शंस होते हैं कि आज हम ये पहने या आज कल हम वहाँ पहने। मुझे बहुत शौक है जैसे मेकअप करने का, लिपस्टिक लगाने का, या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें करने का जो मैं हमेशा खुद को ग्रूमिंग के लिए करती रहती हूँ। तो मैम कभी आपने सोचा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, कभी ऐसा सोचा है आपने कि आपको लगा हो कि मैं महिला नहीं होती, कि मैं पुरुष होती, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कभी हो जाती हैं हमारे ज़िंदगी में कि नहीं मुझे महिला नहीं बनना था, मुझे लेडी नहीं बनना था, या गर्ल से मुझे नहीं है, मुझे सब चीज़ें बुरी लगती हैं इन चीज़ों की, या फिर कभी ऐसी चीज़ें आपके मन में आई हो कि मुझे पुरुष ही बनना था? थैंक यू आप सभी का मैं करना चाहती हूँ, और थैंक यू अदिति। हाँ, ये मेरे नहीं, काफ़ी ही लोगों के मतलब जितनी भी लेडीज़ हैं सबके माइंड में ये बात आती है एक बार लाइफ में, या जब भी सोचती है कि हाँ काश मैं भी आदमी होती। और वो तब आती है जब या तो इनडिस्क्रिमिनेट किया जाए, उनके साथ कोई भेदभाव किया जाए, और वो सोचती कि काश हम भी मर्दों की तरह बनते। मगर कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं कि हम अपनी प्रोटेक्शन को लेके भी ऐसा सोचते हैं। जैसे मैं एज अ सोशल वर्कर, कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे रात में जाना पड़ता है, या कभी कभी ऐसी इंसिडेंट्स आ जाती है कि मैं अकेली रहती हूँ और मैं किसी चीज़ में बहुत बोलना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, किसी मुद्दे पे बहुत आवाज़ उठाना चाहती हूँ, मगर कभी कभी मुझे अपनी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन को लेके ऐसी फीलिंग आती है। और हाँ, एक मजाक के तौर पे बात और कहना चाहती हूँ कि जब पार्लर जाती हूँ तो ये सच्ची ऐसा लगता है कि मैं क्यों महिला हूँ, मुझे पुरुष होना चाहिए, तब मुझे बहुत बुरा लगता है तब। थैंक यू सो मच। वैसे ये प्रॉब्लम सबके साथ है, सभी महिलाओं के साथ में है कि हमें पार्लर नहीं जाना, क्यों ये इतना झंझट है रोज़ रोज़ का, कभी कुछ कराना कभी कुछ कराना। बिल्कुल नहीं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। तो मैम एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप कहाँ तक पढ़ी हुई हैं? ज़्यादा तो नहीं पढ़ी, सिर्फ बीएससी करने के बाद एमबीबीएस करा और फिर ला करा। इतना कुछ कर लिया आपने और अभी भी आप ज़्यादा नहीं पढ़ी हैं। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, जिंदगी भर पढ़ा जा सकता है। बिल्कुल सही। और समय निकाल कर आदमी चाहे तो पता नहीं क्या कर सकता है। हाथ काम नहीं करते, ज़्यादा लिख नहीं सकती, नहीं तो हिंदी संस्कृत वगैरह में एमए करने का इरादा है मेरा अभी भी। चलिए बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जैसे अब शिक्षा पे एक ये छिड़ चुका है, तो मैं एक बात जानना चाहूँगी, जैसे हमारे देश में शिक्षा बहुत ऊपर आ चुकी है, मतलब कोई आरएएस बन रही है, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, बहुत सी ऐसे जो पद हैं अब महिलाओं के ज़्यादा हैं, या महिलाएं बहुत ऊपर जा रही हैं। तो एक मैं चीज़ जानना चाहूँगी, कहीं अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे इम्पोर्टेंस मिल ही नहीं रही शिक्षा को, या महिलाओं को वो दिया नहीं जा पा रहा, या फिर पक्षपात किया जा रहा है
महिलाओं के साथ में, या फिर पुरुषों को ज़्यादा पढ़ाया जाता है, बोला जाता है कि मेरा बेटा है ये तो मेरा नाम रोशन करेगा, नहीं तू तो लड़की है, तुझे क्या करना है, शादी करके घर संभालना है, तो तुम घर पे रहो, तुम घर पे रहो, पुरुष जो है वो हमारा वंश आगे बढ़ाएगा, तो उसे पढ़ने का अधिकार दिया जाता है। तो ऐसे कुछ अभी भी क्षेत्र है। तो मैं इसमें जानना चाहूँगी, मतलब कभी आपके, जैसे आप एक एनजीओ से हैं, तो कभी आपके एनजीओ में ऐसा कोई वाक्य हुआ हो जिसमें पढ़ाई के लिए या फिर कोई महिला आपके पास में आई हो, या फिर कि मुझे और पढ़ना है, या फिर मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं पढ़ने दे रहे? वो जब बच्चियां थीं, मैं तो आज 44 साल से इस फील्ड में हूँ यहाँ राजस्थान में, तब से सोशल वर्क कर रही हूँ। तो जिन महिलाओं की बात मैं करूँ, अब तो वो मेरे उम्र की हो गई, जो बच्चियों को लेकर आती थी कि उनके हस्बैंड नहीं चाहते कि बच्चियाँ पढ़ें। वो सिर्फ वही कारण है, अभी जैसा कि अदिति ने बतलाया कि बच्ची पढ़कर क्या करेगी, ये तो कल को दूसरे घर जाना है। पर नहीं, उनको मैंने बहुत समझाया और उन बच्चों को कह दिया कि बेटा मम्मी पापा कभी मना करें ना कि तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, शादी कर लो, तो तुम कहना कि हम जा रहे हैं आंटी के पास और तुम मेरे पास आ जाना। और मैं बड़ी खुशी के साथ कह सकती हूँ, मुझे इस बात का गर्व है कि मेरी बताई बातों पर उन बच्चों ने इतना अमल करा कि कभी उनके पेरेंट्स, चाहे वो लड़की हो या लड़का, कभी शादी के लिए जोर देते थे तो वो कहते थे हम जा रहे हैं आंटी के पास, जा रहे हैं, अब हम उनके पास ही रहेंगे। और आज वो बच्चे काफ़ी पढ़ लिख गए, कुछ आरएएस वगैरह बन गए हैं कुछ बच्चे, और कुछ ने स्कूल खोल लिया है, और जितना जिस हिसाब से उनका क्वालिफिकेशन रहा वो बच्चे काफ़ी तरक्की कर रहे हैं। मुझे ये जानकर बहुत खुशी है कि लोगों ने मेरी बात को महत्व दिया। बात भी कहने का एक तरीका होता है कि उनको अपन किस तरीके से समझाएं। समझाने के लिए अपन ये कहें कि ज़्यादातर मेरे आसपास मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी है, जिस जगह मैं रह रही हूँ वहाँ पर जब मैं आई थी तो मैंने देखा 7-8 साल का बच्चा भी उनका काम करने जाता था। 8-8 10-10 बच्चे हो रहे हैं उनके, पढ़ाई के नाम पे डबल जीरो, और काम करने जा रहा है, पंचर लगा रहा है, ट्यूब लगा रहा है, और वो 20 रुपये 25 रुपये उस समय कमा कर लाता था। उनके लिए वो बहुत था। पढ़ाई करने वाले बच्चे जो हैं, जिनके पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए तो 2 बच्चों को पढ़ाना भी पैसे खर्च होते हैं, जोर आता है। पर जो 25 रुपये कमा के लेके आ रहा है, 8 बच्चे हैं तो 200 रुपये आ रहे हैं उनके, तो वो लोग पढ़ाई का महत्व ही नहीं समझते थे, उनको बहुत मुश्किल था समझाना। अब तो काफ़ी वो लोग इस चीज़ पर जोर दे रहे हैं, बच्चे उनके पढ़ लिख रहे हैं, एमए एमएससी वगैरह कर रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। जी, बहुत खुशी हुई मुझे ये जान के। तो मैं बीच में थोड़ा क्षमा चाहूँगी क्योंकि हमारे साथ एक महिला और जुड़ने जा रही हैं, ऋचा जी, स्वागत करते हैं इनका। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नारी शक्ति कुछ मिस कर रहे थे हम, एक्चुअली हमारे साथ एनजीओ से जुड़ चुकी थी और एक सोशल वर्कर टीचर जुड़ चुके थे, तो एक खलन थी कहीं ना कहीं कि खेल के मैदान में हमारे साथ कोई नहीं जुड़ पाया। थैंक यू सो मच मैम आपका यहाँ आने के लिए। तो वैसे तो सब जानते ही होंगे ऋचा जी के बारे में, बट फिर भी मैं उनके मुंह से उनकी तारीफ सुनना चाहूँगी आज। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए और आपके साथ स्टेज शेयर कर रही हूँ। मेरे लिए भी, क्योंकि जितने भी मैं प्रोग्राम में जाती हूँ कुछ सीखने को मिलता है आगे से आगे। तो जब मैं 6 साल की थी मैंने टाइकोंडो खेलना स्टार्ट किया था और मुझे नहीं पता था कि मैं एक दिन राष्ट्रपति भवन पहुँचूँगी या वहाँ मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिलेगा। मेरा एक छोटा सा ड्रीम था कि मेरे को जीतना है और मेडल लेना है। मुझे नहीं पता था कि इंडिया टीम के लिए खेलना क्या होता है, उस वक्त ब्लैक बेल्ट क्या होता है, और सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए क्या सिर्फ पर्टिकुलर टाइकोंडो या पर्टिकुलर बॉक्सिंग आना चाहिए या और भी चीज़ें आनी चाहिए। तो ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने एज अ हॉबी मैंने खेला। मैंने फर्स्ट में मेरा डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड मेडल लगा था, तो वहीं से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला और मैंने इंडिया के लिए भी खूब मेडल्स जीते, राजस्थान के लिए भी मैंने मेडल्स जीते हैं। और ये प्लेयर के साथ साथ मैं कैसे कोच भी बन गई, मैंने एज अ हॉबी सिखाया। दामिनी वाला केस हुआ तो वहीं से सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मैंने देनी स्टार्ट करी। तो आज लगभग मेरा पूरा दिन ही इसी में जाता था कि मैं सुबह खेल भी रही हूँ, शाम को अपनी एकेडमी चला रही हूँ, दोपहर में एनजीओज़ में, कॉलेज या फिर विलेजेस में, स्कूल्स कॉलेजेस में मैं सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही हूँ। 15-12 घंटे ऐसे ही बीत जाते थे। तो तीनों काम मैंने किया है और अच्छी बात यह है कि मेरे हॉबी से मिलता जुलता काम है और अभी भी जर्नी चल रही है और आगे तक जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया।
जान के खुशी हुई हमें आप महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रही हैं, या फिर सेल्फ डिफेंस जानना आजकल सबके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, महिलाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। तो आपके आने से पहले हम एक बात कर रहे थे, एक चर्चा की जा रही थी शिक्षा के ऊपर। तो मैम मैं जानना चाहूँगी क्या किया आपने पढ़ाई में? मैंने बैचलर ऑफ कॉमर्स करा है, मैंने एमए योगा भी किया है, और साथ के साथ मेरा जस्ट बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन भी फिनिश हुआ। तो ये चलती रहती है लर्निंग। मतलब बहुत पढ़ी लिखी हैं आप। बिल्कुल। तो हमारी शिक्षा के ऊपर निदा जी कुछ कहने वाली थी, तो हम उनसे एक बार जान लेते हैं। अदिति, मैं इस पे ये कहना चाहती हूँ कि अच्छी बात ये है कि मुझे अच्छे पेरेंट्स मिले और एक अच्छा माहौल मिला। तो मैंने मास्टर्स किए इंग्लिश में, पीएचडी कर रही हूँ इंग्लिश में, और ख़ुद मैंने इंटरनेशनली अब्रॉड भी पढ़ाया है, इंडिया में भी कुछ टाइम पढ़ाया, और फिलहाल मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। और मैं बड़ी इस चीज़ पे बड़ा मुझे दुख होता है कि जिस रिलीजन का जब मींस आपको मैं बताती हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए ये संदेश देना चाहती हूँ कि जब कुरान उतरा तो उसकी पहली जो आयत उतरी, जो सूरत उतरी, उसका मतलब वो था इकरा। इकरा मतलब पढ़ो और पढ़ाओ। तो जो सबसे पहला कुरान का जो बात आई उसमें यही आई थी कि पढ़ो और पढ़ाओ, और वो दोनों को, स्त्री को और पुरुष दोनों को। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी गई उस टाइम पे वो उसी पे थी कि आप नॉलेज आगे बढ़ाओ, नॉलेजेबल बनो और एक डिसेंट अच्छे पीसफुल इंसान बनो। और अभी क्योंकि लोगों में एजुकेशन की कमी है और वो उस चीज़ को समझते नहीं हैं, मगर इस चीज़ को मैं ये आगे ले जाना चाहती हूँ कि चाहे लड़की हो या लड़का हो, इस्लाम में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हम लोग एक सोसाइटी हम फॉलो कर रहे हैं, नॉर्म्स एंड कुछ हमने बना लिए है कि लड़की को कम पढ़ाना है, लड़के को ज़्यादा पढ़ाना है, लड़की की शादी हो रही, मगर ऐसा कुछ नहीं है। दोनों का एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लड़की को ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाली लाइफ में उसे अपनी बच्चों को भी वो एजुकेशन आगे बढ़ानी है। आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ बढ़ती है और एक अच्छी नींव बनती है। और जो पढ़ी लिखी औरत होती है ना, स्पेशली वो ज़्यादा पीसफुल होती है, वो आगे गॉसिप्स और ये सब नहीं करती है और एक अच्छी फैमिली का निर्माण करती है। थैंक यू। जैसा कि अभी मतलब कुछ गांव भी रह चुके हैं, ऐसे कुछ पिछड़े क्षेत्र रह गए हैं जहाँ पे महिलाओं को बोला जाता है, पढ़ने के लिए मना किया जाता है, या फिर स्कूल नहीं भेजा जाता, उन्हें बोल दिया जाता है कि आप यहीं रहिए या फिर आप नहीं जाएंगे स्कूल। हमारे बच्चों में से लड़के को भेज दिया जाता है, लड़की को रख लिया जाता है कि उसको तो चूल्हा चौका ही संभालना है। तो ये चीज़ हमारे देश की कुछ जगह नहीं, कुछ सिटीज़ में या गांव की बातें नहीं है, ये सिटीज़ में भी होता है। ये चीज़ें हम कैसे बदल सकते हैं? मैं आपसे जानना चाहूँगी ये चीज़। सबसे मेन बात जो निदा जी ने कही, एजुकेशन, और वो बहुत महत्व रखती है। और दूसरी बात, मौका देना। जब तक हम मौका नहीं देंगे अपने बच्चों को, क्योंकि अगर आज हम नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, हमें वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत तो है ही, हमें यूथ एम्पावरमेंट की भी ज़रूरत है। दोनों ही चीज़ में हमारा देश बहुत पीछे है। तभी आप देखेंगे आपके फ्रेंड्स हैं वो दूसरे कंट्री में कितना ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं अपने करियर में। तो कहीं ना कहीं बराबर का मौका सबको मिलना चाहिए, चाहे खेलने का मिले, चाहे कोई अपना फोटोग्राफी फॉलो करना चाह रहा है या पढ़ाई करना चाह रहा है, और उसको प्लेटफॉर्म पर लाना। क्योंकि अगर मैं घर पे पढ़ूंगी या मैं सिर्फ ओपन बोर्ड से एग्ज़ाम दे लूँगी, लेकिन मैं सबके साथ उठूँगी बैठूँगी नहीं समाज में, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस दुनिया को और जान पाऊँगी, और फिर मैं आगे बढ़ के अपनी फैमिली को या मेरे साथ के जो लोग हैं उनको आगे बढ़ा पाऊँगी। तो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है लड़कियाँ काम करें, चाहे पार्ट टाइम वर्क करें या कुछ भी, किसी भी लेवल की जॉब हो, किसी कोई हॉबी फॉलो करें। तो पढ़ाई और साथ साथ पब्लिक डीलिंग के लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, वो जब हमें आता है तो बहुत सारी चीज़ें, हमारा पेशेंस कंट्रोल होता है, एग्रेशन कंट्रोल होता है, हमें डिसीजन लेने की जो पावर है वो हमारी सही होती। तो ये दोनों चीज़ें साथ चलती है। बराबरी का मौका मुझे लगता है सबको मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। तो शिक्षा से एक और बात सामने आ जाती है, जैसे कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं होते, तो पढ़े लिखे ना होने का सबसे बड़ा कारण उनकी पिछड़ी सोच भी होती है, और ये पिछड़ापन उनको इस हद तक ले जाता है कि
बहुत कुछ वो इस चीज़ में कर जाते हैं। जैसे बहुत सालों से एक प्रथा चली आ रही है, दहेज प्रथा। दहेज प्रथा, लोग दहेज लेते भी हैं और देते भी हैं, और कुछ खुल के लेते हैं और कुछ सरेआम लेते हैं और कुछ दबा के लेते हैं। और कुछ लोगों का तो कहना ये होता है कि हम तो हमारी बेटी को दे रहे हैं, आपको कुछ नहीं दे रहे। लेकिन बेसिकली होता क्या है, वो होता दहेज ही है, चाहे बेटी को दिया जाए चाहे बेटी के ससुराल वाले को दिया जाए, लेकिन वो होता दहेज ही है। तो मैम कभी कोई ऐसा सीन हुआ है, मैं किरण जी से जानना चाहूँगी, क्या कभी आपके एनजीओ में ऐसी चीज़ें या फिर ऐसा कोई लेडी आई हो कि जिसके साथ दहेज को लेके बहुत वो हुआ हो, या फिर उसके साथ कुछ दुष्कर्म किया गया हो, या कुछ उसके हस्बैंड ने उसको प्रेशराइज किया हो? जैसे एक अभी एक केस भी आया था। चलिए आप पहले मुझे ये बता दीजिए इस चीज़ के बारे में कि मतलब आपकी कोई ऐसे एनजीओ में कोई ऐसी महिला जिसके साथ में ऐसा कुछ सीन हुआ हो। ऐसा बहुत बार हुआ है, एक बार नहीं कई बार हुआ है, क्योंकि एनजीओ तो मेरा है ही, उसके साथ साथ मैं डॉक्टर भी हूँ। तो बहुत बार लोग आते हैं ये बताने के लिए कि ऐसी ऐसी बात हो गई दीदी, ऐसी ऐसी बात हो गई आंटी, हम क्या करें, हमें बताओ। हमको घर के बाहर निकाल दिया। 2 बार तो ऐसी सिचुएशन हुई कि उन लेडीज़ को घर वालों ने घर के बाहर निकाल दिया। वो लोग मेरे पास आई करी, उनको 2 को मैंने रात भर अपने यहाँ रखा, और नेक्स्ट डे जब मैं पेशेंट्स वगैरह से फ्री हुई देखकर उनको उनके घर छोड़कर आई, और उनके घर वालों को जो कुछ मेरे को कहना था सब उनको कहा करा, समझाया। उसके बाद वो आज सुखी हैं। अभी पिछली 11 तारीख की बात है, 11 फरवरी की रात को 10 साढ़े 10 बजे मेरे पास किसी बच्ची के पेरेंट्स और 2 भाई आए। उन्होंने कहा हमने मेयर को फ़ोन करा था, मुनेश गुजर मेयर है हमारे यहाँ से, उनने बोला आप किरण आंटी को ले जाओ, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी। मैं उनके साथ रात को 10:30 बजे गई, और 2 बजे लड़की वालों के साथ लड़के के घर गई, और 2 बजे तक वहाँ उनको रही, उनको समझाया करा और उनका प्रॉब्लम सॉल्व करा। ले दे के सब बात ही आती है दहेज की। इसमें कुछ गलतियाँ लड़कियों की भी होती हैं। वो ये चाहती हैं कि हमको ये भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए, सेट में भी हमें ये चाहिए, ये चाहिए। और कुछ लड़के वाले तो लड़कों को पढ़ा के सोचते हैं कि हमारा लड़का डॉक्टर है, इतना पैसा हमने खर्च कर दिया, इतना तो हमें चाहिए ही चाहिए। और गलती से यदि IAS है फिर तो करोड़ों के नीचे उसकी डिमांड ही नहीं हुआ करती है। पुरुष वर्ग मेरे को माफ़ करेगा इसके लिए। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, पहले मैं जब कभी समाज की मीटिंग वगैरह में जाती थी तो जनरली ऐसा सुनने में आता था, और जो मेरे से तो उम्र में छोटी हैं पर फिर भी आप लोगों से बुजुर्ग हैं, वो महिला बैठी हुई हैं, उन्होंने कई बार सुना होगा अपनी लाइफ में कि महिला तो क्या है, औरत तो क्या है, पैर की जूती है। सुना है या नहीं सुना? हाँ। तो एक बार मैं किसी मीटिंग में थी, और जो चीफ गेस्ट बनो तो चीफ गेस्ट का नंबर सबसे लास्ट में आता है, सब सुन सुन के बोर हो चुके होते हैं। ये कई लोगों ने कहा मेरे पहले, जब फिर मेरा नंबर लास्ट में आया तो मैंने बड़ा गर्दन झुकाकर, अभी बैठकर बोल रही हूँ, खड़े होकर कहा, मैं इस बात से सहमत हूँ कि औरत पैर की जूती होती है। सब लोग डॉक्टर साहब आप, उनका कहने का मतलब था कि उनने नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कहूँगी, पर उसके बाद आप सोच नहीं सकते, ये तो मैंने मान लिया कि औरत पैर की जूती होती है। फिर मैंने कहा, 2-4 महिलाएं थी सामने, बस ए जूती की औलादो, सब लोग सुनकर मेरी बात सन्न रह गए, क्योंकि पैदा तो सबको माँ ने करा है ना, तो इस हिसाब से वो जूती की औलाद हुए। उसके बाद मेरे समाज में लोगों ने ये कहना छोड़ दिया कि औरत जूती की औलाद है करके। तो कभी कभी लोगों को उस तरीके से समझाना और कहना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनको किस तरीके से किन शब्दों में समझाया जाए। और जहाँ तक नारी का सवाल है, मेरा तो ये मानना है, अपने भारत में तो पहले भी वेद पुराणों में भी औरत को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, बहुत मान सम्मान दिया गया है। बीच में कुछ समय ही ऐसा रहा है जब औरत की पढ़ाई लिखाई वगैरह बंद हो गई। पहले भी विदुषी हुआ करती थी महिलाएं, बीच में कुछ पीरियड ऐसा रहा जबकि औरतों को, उसके पीछे भी बहुत से कारण रहे, आप लोग सब जानते होंगे क्या कारण रहे क्या नहीं। औरतों की पढ़ाई लिखाई बंद हो गई, उनको घर के अंदर कैद करके रखा जाने लगा। घूंघट पर्दा भी उसी में से एक कारण है। पर अब तो धीरे धीरे ये प्रथा हटती जा रही है, और शायद कमिंग जो जनरेशन है, जो अभी यंग 2-3 बच्चे बैठे हैं, इनकी जनरेशन आते आते तक तो शायद ये पर्दा प्रथा बिल्कुल भी हट चुकी होगी। पर्दा तो आँखों का होता है,
इज्जत वो जो नज़रों से करी जाए, ज़रूरी नहीं कि घूंघट निकाल के मनी मन गाली देते हुए किसी की इज्जत करी जाए। तो मेरा ये मानना है कि धीरे 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 ये चीज़ें हट रही हैं और समय आने पर वो समय आ गया है जब महिलाएं ये समझने लगी हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, नहीं, हम क्या चीज़ है जो हम नहीं कर सकते। तो अपने आप को इतना पावरफुल बनाना है, थोड़ा अपने मेकअप वगैरह में कम ध्यान देकर, और लड़कियों से खास तौर से जो लड़कियां, चाहे उसमें अदिति भी शामिल है और जो सामने खड़ी हैं ये बैठी हुई हैं, ये लोग भी शामिल हैं जिनकी शादी नहीं हुई, वो कल को जब वो ससुराल जाएं, अब वो टाइम नहीं रहा कि तुम्हारी माओ ने जो फेस करा था वो तुमको फेस करना पड़े। तो सास को थोड़ा माँ समझ लो, और जब तुम सास बनो तो बहू को बेटी समझ लेना, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश की जो आज की जो सासें हैं उनके कारण सॉल्व हुई हैं। जैसे पहले आप लोगों को मालूम होगा, धनुष बाई जिसको कहते हैं, टिटनस से कितनी मौतें हुआ करती थी, बहुत मौतें होती थी। टीकाकरण नहीं होता था लोगों का, पोलियो कितने बच्चों को हुआ करता था, सैकड़ों बच्चों को पोलियो हुआ करता था। अब आजकल पोलियो भी नज़र नहीं आता है, साथ ही टिटनस भी नज़र नहीं आता है। यही कारण है कि अब पहले जो कई बच्चे लोगों के होते थे अब वो नहीं होते, पता नहीं 10 होंगे, 10 में से 2 बचेंगे कि 3 बचेंगे। अब तो सभी कम्युनिटी में, मैं बड़े खुशी के साथ ये कह सकती हूँ, गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मोहम्मदन कम्युनिटी जिनमें अल्लाह की सौगात मानी जाती थी बच्चे, वो भी अब 2 और 3 बच्चों में उसके बाद समझदार हो गए हैं, क्योंकि टीकाकरण हो गया, सब बच्चे बच जाते हैं। मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से, बिल्कुल सहमति देते हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले एक वाक्य हुआ था जो बहुत चर्चा में है। मैं निदा से जानना चाहूँगी, निदा जी से। जी बिल्कुल, अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है और जो बहुत ही चर्चा का इशू है वो है आयशा आरिफ का जो केस हुआ है, और वाकई वो बहुत ही शॉकिंग और दुखदाई, बहुत ही शॉकिंग है सबके लिए, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था। इसके लिए हम बस ये मान के चल रहे हैं कि हाँ आदमी जिम्मेदार है। मैं मानती हूँ आदमी 100% जिम्मेदार है, उसने सारा मतलब उसको मेंटली, इमोशनली, फिजिकली टॉर्चर किया, बट क्या समाज जिम्मेदार नहीं है? क्या वो बच नहीं सकती थी? क्या कुछ और भी हो सकता था? जैसे कि उसकी शादी हुई, उसके बाद ही उसके हस्बैंड ने कुछ टाइम बाद उसको डाउरी के लिए उसको है ना परेशान करना शुरू कर दिया। एक बार वो छोड़ के आया उसको अपने मैके, उसके बाद उसने 1 लाख रुपीज़ की डिमांड करी। उन्होंने डिमांड जैसे तैसे, उसके फादर टेलर थे लड़की के, आयशा के, वो डिमांड पूरी करी, फिर भेज दिया। बस यही गलती थी। जब आपको समझ में आ रहा था कि लड़का इतना लालची है जो आपको बेटी को रखने के लिए 1 लाख रुपीज़ मांग रहा है, तब वही अलार्म था, वही था कि आप उस दस्तक को पहचाने क्राइम की, वही पहली दस्तक होती है। तभी अपनी बेटी को ना बेच के और वो 1 लाख रुपया अपनी बेटी के करियर या बिजनेस या कोई भी उसके काम के लिए यूज़ में लिया जाता, और उसको ये समझाया जाता, इमोशनली उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता कि नहीं, तुम ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें लाइक नहीं करता या रखता नहीं है या तुम्हें बिट्रे कर रहा है तो तुम उसके साथ रहो, नहीं, तुम उसे छोड़ सकती हो। इस्लाम में तो खुला भी है, और अगर तलाक है तो औरत भी खुला ले सकती है। इसका बहुत इजी तरीका है और वो ये कर सकती थी, मगर उसने ये सोचा कि नहीं, मेरा आखिरी जो वो है ना रास्ता वो हस्बैंड ही है, वहीं जाना है, उसी को मनाना है, उसी के साथ रहना है। और वो इसी सोच में इमोशनली अपने आप को इनसिक्योरिटीज़ उसमें आने लगी। वो दोबारा चली गई, फिर उसके हस्बैंड ने बोला कि मैं 2.5 लाख रुपए लूँगा, अब वापस भेज दिया उसको। साल भर से वो थी, उसके बाद केस वेस भी चला, सब कुछ हो रहा था, मगर उसको एक तो हम जो अपब्रिंगिंग है ना, मैं ये चाहती हूँ कि फीमेल्स को स्ट्रॉन्ग बचपन से बनाया जाए, उसको इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग और बोल्ड बनाया जाए कि बेटा लाइफ में कुछ भी हो सकता है, आगे तुम्हें हर तरीके से मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, आगे हर तरीके से तुम स्ट्रॉन्ग रहो। अगर अगला तुमको नहीं पसंद कर रहा तो भाई लात मारो, आओ और अपनी ज़िंदगी वापस स्टार्ट करो। ज़िंदगी ख़त्म किसी के लिए नहीं होती, ऊपर वाले ने ये ज़िंदगी मुझे दी है, उसको भी दी थी, और सबकी अपनी ज़िंदगी होती है। हम सबके अपने कर्मों की जो भी बात है, जो भी सज़ा है और जो नहीं है, जो भी कर्म है, हमें अपने खुद के भोगने। तो हम सोसाइटी की क्यों परवाह करते हैं? सोसाइटी की परवाह नहीं करके इंसान को खुद को सही तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। और ये दूसरी वजह, अगर आजकल जो इमोशनली जो बैकवर्ड हो रहे हैं या जो इनसिक्योरिटीज़ आ रही है, वो मीडिया है। मीडिया में
क्योंकि देखो उसने वीडियो डाला, वीडियो अपलोड किया और ये सब चीज़ें हुई। अगर वो पहले ही सिक्योर हो जाती, मीडिया ने आजकल इतना वो कर दिया है कि भाई इनसिक्योरिटीज़ हो रही है या दुख हो रहा है या वो हो रहा है, उसने वो डाल दी, सबकी उसको मिली, और ये चीज़ जो है बहुत बुरी हुई है, मैं 100% मानती हूँ। और मगर इससे इस चीज़ को हमें एक नसीहत की तरह लेना चाहिए और इससे दूसरे लोग मोटिवेट नहीं हो। क्योंकि क्या होता है कि जो लोग उस सिचुएशन से चल रहे हैं वो ये सोचते हैं कि यार यही सबसे बेस्ट चीज़ है, देखो दुनिया की भी वो मिल जाएगी सहानुभूति, और है ना हम भी ऊपर चले जाएंगे, हमें स्वर्ग मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, अपनी ज़िंदगी को पहले स्वर्ग बनाओ, ऊपर तो अपने आप मिल जाएगा आपको स्वर्ग। तो वही है कि हमको पहले से ही लड़कियों को स्ट्रांग बनाना चाहिए, उनसे ये कहना चाहिए बेटा कुछ भी हो गया हम खड़े हैं, और आगे ज़िंदगी सबकी चलती है और चलेगी और अच्छी चलेगी। तो इसीलिए इससे हमको ये सीखना चाहिए कि अब हमें अपनी बेटियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। बेटियां घर पे आए तो उन्हें फुल सपोर्ट करो, उनको आगे बढ़ाओ और उनको मोरली डाउन नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। दीवारें ऊंची हैं, गलियां हैं तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आज़ादी की जंग, बेखौफ आज़ाद है कहना मुझे, बेखौफ आज़ाद है रहना मुझे, बेखौफ आज़ाद है कहना मुझे, बेखौफ आज़ाद है रहना मुझे। रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय की मंदिर भी हो गए भंग, जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग, बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। थैंक यू। जैसा कि हमारे पहले साथ में चल रहा था, दहेज प्रथा के ऊपर बात चल रही थी, तो हमारे साथ कुछ ऐसी महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं जो मैरिड हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूँगी क्या उन्हें कभी इन चीज़ों का सामना करना पड़ा, या फिर जब उनकी शादी हुई थी तब, या फिर उनके सामने ऐसी मांग आई, या फिर उनके घर में किसी के साथ में ऐसी चीज़ें हुई। नमस्कार, मेरा नाम पल्लवी है। तो मैं पहले ये बता देती हूँ कि दहेज प्रथा एक बड़ा कॉमन है हमारे, स्पेशली हमारी कंट्री में। बट मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे हस्बैंड की तरफ से और मेरे इन लॉज की तरफ से पहली डिमांड, जैसे ही हमारी एंगेजमेंट हुई तो पहले यही डिमांड थी कि हमें दहेज नहीं चाहिए, और मेरी फैमिली को था कि हमें दहेज देना है, क्योंकि वही था कि एक कल्चर बन चुका है कि दहेज नहीं देंगे, आज बोल रहे हैं, हो सकता है कल परेशान करें। और ये मेरे लिए, अब मेरे पेरेंट्स को समझाना मुश्किल था कि नहीं दहेज नहीं देना है, क्योंकि मेरे इलाज नहीं जाते हैं, बट उनका था कि हमें देना है। फाइनली मेरे हस्बैंड ने फिर मेरे पेरेंट्स को कन्विंस किया कि हमें नहीं लेना तो कुछ नहीं लेना है, और हमें ये दहेज नहीं देना पड़ा। और आज भी मैं अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ कि मुझे इतने अच्छे इन लॉज मिले हैं, जितना प्यार मुझे कभी फील ही नहीं हो रहा है कि कभी जैसे कि मैं किसी दूसरे के घर में हूँ। मेरे पेरेंट्स इन लॉज हैं जो वैसे पेरेंट्स की तरह ही फील कराते हैं, पूरा मुझे बेटी की तरह ही दे रहे हैं प्यार। और मैं अपनी कंट्री के सब, इवन कि सारे जितने भी पेरेंट्स हैं, सबसे यही कहती हूँ कि बहू को बेटी की तरह ही रखो, जैसे आपकी बेटियाँ वैसे ही बहू रहती है। तो एक मुद्दा और उठाना चाहूँगी मैं, जैसे
कुछ लड़कियां हैं जो खुल के बात नहीं कर पाती, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो शर्माती है बात करने से। मतलब अगर कोई लड़का है और उसे कुछ चाहिए तो वो खुलेआम बोलेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन लड़कियां होंगी तो शर्मा जाती हैं थोड़ा कि नहीं मैं नहीं बोल सकती या मैं नहीं बोल पाऊँगी, मुझे ये चाहिए। या फिर अपने घर में जैसे कुछ ऐसी महिला भी होती है जो अपने घर में ही अपने पति से पूछ के खाना बनाती है, जी आज क्या बनाऊँ। ये चीज़ें बहुत होती है, उन्हें इतना भी हक नहीं होता पूछने का कि आज खाने में मैं खुद की पसंद का बना के सबको खिलाऊं। वो पहले अपने बच्चों से पूछती है, अपने पति से पूछती है, या फिर घर के बड़े से पूछती हैं कि खाने में क्या बनाना है। तो उनके पास अधिकार ही नहीं होते। और या फिर कुछ कहना होगा तो कतराएंगी। जैसे कतराने से मतलब है, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी माहवारी के ऊपर। लड़कियां खुल के बात ही नहीं करती इस चीज़ के ऊपर, शर्मा जाती हैं या फिर बोलना ही नहीं चाहती। इसका क्या कारण है? मतलब क्यों ऐसा वो सोचती हैं कि हम इस पे बात खुल के नहीं कर पाएंगे, या फिर ये तो हमें स्कूल में बताया ही जाता है या फिर समाज का एक हिस्सा है, तो हमें इस पे खुल के बात करनी चाहिए। तो मैं रिचा जी से जानना चाहूँगी ये बात। ये चीज़ें जैसे आपने बताया, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लड़कियों को शेयर करने में, और इसका एक सल्यूशन है कि हमारे जो कंट्री में इंटरनेट डिजिटल मीडिया बहुत चल रहा है। अगर मूवीज़, लोग मूवी देखते हैं, जैसे टॉयलेट एक प्रेम कथा है, ये मूवी आई थी, पैडमैन आई थी, ये अगर हम वेब सीरीज़ जो नेटफ्लिक्स है, जो भी अमेज़न प्राइम है, और व्हाट्सएप जो हमारा चलता है, सोशल मीडिया और मूवीज़ पे अगर हम कंटेंट वैसे दिखाएं जिससे हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिलीज़ जो भी टेलीविज़न पे देख रही हैं, क्योंकि लोग रोज़ टेलीविज़न चलाते हैं, व्हाट्सएप रोज़ देखते हैं, तो अगर एक अच्छा कंटेंट सर्कुलेट होगा जिसमें अब जैसे कि अगर मुझे कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे अपने भाई से कुछ सैनिटरी नैपकिन मंगाना है, तो मैं उसको बोल देती हूँ। लेट नाइट हो जाती है या फिर मैं घर पर हूँ तो मैं बोल देती हूँ। तो वो आज कह सकते हैं कि वो जो मूवीज़ हम देख रहे हैं, कंटेंट एक अच्छा, ये 2-3 सालों में आयुष्मान की भी मूवीज़ आई हैं, तो अगर अच्छा कंटेंट आएगा तो फैमिली में बोलचाल बढ़ेगा, और कह सकते हैं कि किसी लेडी को अपनी बात रखनी है वो रख पाएगी। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छी चीज़ भी दिखा रहा है और बुरी चीज़ भी दिखा रहा है, क्राइम भी दिखा रहा है, मोटिवेशन भी दिखा रहा है, और बहुत सारी जो घर में इश्यूज़ होती हैं वो भी दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस कंटेंट को इम्प्रूव कर लें मूवीज़ में, चाहे मूवी के थ्रू, क्योंकि मूवी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, और व्हाट्सएप अब आजकल हर शॉपकीपर के पास भी है, और लेबर के पास भी है, और हर इंसान के पास है। तो व्हाट्सएप पे भी ऐसी चीज़ें सर्कुलेट हों और ऐसी वीडियो सर्कुलेट हों, ऐसे मैसेजेस जाएं। और एक बहुत अच्छी बात है, अगर बच्चा पढ़ता है, कोई एक बच्चा टीनेज में है, 12 साल का या 14 साल का, एक लड़का लड़की, उस टाइम पे जो हमारा सब्जेक्ट है, हम एनसीईआरटी, सीबीएसई या राजस्थान बोर्ड में जो भी चीज़ें पढ़ाई कर रहे हैं वो और खुल के इन चीज़ों पे बताए जाएंगे। तो जब बच्चा अपने टीनेज से बाहर निकलेगा कॉलेज लाइफ में, तो वो किसी भी चीज़ को लेके पॉजेसिव नहीं होगा कि हाँ लड़की मेरे पास बैठी है, खुश नहीं होगा। ऐसे एक नॉर्मल बिहेव करेगा, जैसे हम नॉर्मल कहीं फंक्शन में बैठते हैं ऐसे बैठते हैं। लड़की की तरफ से भी ऐसा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ वर्कशॉप स्कूल्स में ऐसी लगाई जानी चाहिए ताकि साइकोलॉजी पे हमारी जो सोच है वो डेवलप हो, हमारी साइकोलॉजी इम्प्रूव हो। बहुत सारे समाज के टॉपिक्स हैं, ये शॉर्ट मूवीज़ ऐसी बननी चाहिए। इनफैक्ट ऐसी वर्कशॉप भी होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि अगर हम वर्कशॉप्स में मतलब रूट पे ही काम कर लें 10th 11th क्लास में या 9th क्लास में, तो बच्चा जब 12th में जाएगा तो वो एकदम ब्रॉड माइंड होगा, और इस तरह की क्राइम्स भी कम होंगे, चाहे वो रेप के क्राइम्स हो या डाउरी हो, कोई भी चीज़ हो। इन सब पे मानसिकता पे बचपन में ही जब असर पड़ेगा तो आगे चल के बहुत से एक कह सकते हैं एक फैमिलीज़ में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो जैसा कि नारी शक्ति का रूप भी है, तो नारी भक्ति का भी रूप है। नारी प्यार कर सकती है, दुलार कर सकती है, तो नारी बुराई का संहार भी कर सकती है। तो आज के कार्यक्रम से मुझे ऐसा लगता है बहुत से लोगों को ये संदेश मिला होगा कि हमें कहीं ना कहीं ऊपर आने दीजिए, बहुत हो गया पीछे पीछे, अब हो गया समय ख़त्म, हमें आने दीजिए। तो बहुत धन्यवाद।
हमारे साथ महिलाएं थी, तो कुछ ऐसे बच्चे भी थे, छोटे छोटे बच्चे जो हमारे साथ जुड़ चुके थे और कुछ कहना चाहते हैं ये आपसे। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविगन है, मैं सेकंड क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम रायन इंटरनेशनल है। मैं आज एक कविता बोलना चाहता हूँ कि सेव गर्ल चाइल्ड। तो मोहल्ले की औरतें कन्या पूछने के लिए तैयार थी, मिली नहीं कोई लड़की, हार अपनी मान ली थी। फिर किसी ने कहा मोहल्ले के भाजी, 12 बेटियों के बाप है सरदार जी। हंसते हंसते मैंने कह दिया बेटे के चक्कर में बेटियां 12 कर बैठा सरदार जी। पड़ोसियों को साथ लेकर चल पड़ा उसके घर पर, सत श्री अकाल कहा, उसे प्रणाम कर। मैंने कहा कन्या पूछने के लिए आपकी बेटियां घर ले जानी हैं। आपकी पत्नी ने क्या कन्या पूछ ली? या पूछनी है? सुनकर मेरी बात सरदार जी कहते आपको कोई गलत फहमी हुई है। किसकी पत्नी जी? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। सुनकर उसकी बात मैं तो चकरा गया। ना जाने वो मुझे बातों बातों में क्या क्या बता गया। सरदार जी कहते मत पूछो उन बातों के बारे में जो बातें मैंने छुपाई हैं। ये जो इनके माँ बाप हैवानियत के हदे सब तोड़ गए, मंदिर मस्जिद और कई अस्पतालों में इन्हें छोड़ गए थे। ये जो दो छोटी हैं मिली थी मुझे कूड़ेदान में। इसका बाप कितने निर्दयी होगा जिसे ध्यान ना आई इतनी छोटी सी जान में। ये हम मुर्दों को लेकर जाते हैं, बट वो तो इसे जिंदा ही छोड़ गया शमशान में। और ये जो बड़ी है थोड़ा लंगड़ा कर चल रही है। मैंने देखा तालाब के पास एक गाड़ी खड़ी थी, बैग फेंक कर जल्दी से भाग रही थी। ना जाने क्या आफत पड़ी थी। बैग था बड़ा आकर्षक, मैंने लालच में उठा लिया। खोल कर देखा तो अपने आंसू नहीं रोक पाया था। जबरन बैग में डालने के लिए उसने इसके पैर मोड़ दिए थे। शायद उसे पता भी नहीं चला होगा कि कब उसके पैर टूट गए थे। सुनकर सरदार जी की बात सामने आया वो बाप। लड़की के सामने जो खड़ा था वो कोई और नहीं था उसका बाप। वो कोई और नहीं था उसका बाप। दिल पे पत्थर रखकर ले आया लड़कियों को अपने घर पर। जिन हाथों से तोड़े थे पैर जी, उन्हीं हाथों से मांग रहे थे खैर। उन्हीं टूटे हुए पैरों को छूकर मांग रहे थे खैर जी। थैंक यू। जो हमारे कार्यक्रम में हम जो कहना चाहते थे वो एक पोयम में इन्होंने कह दिया। जो हम मैसेज देना चाहते थे तो हमें अब बोलने की ज़रूरत ही नहीं बची, क्योंकि ये जो इतना छोटा बच्चा इतना प्यारा सा पोयम कह के गया है, तो जो संदेश इन्होंने दिया है, मैं चाहूँगी हमारी नहीं तो उस बच्चे के बातों को आप लीजिए और जानिए। हमारे साथ बने रहिए आगे के कार्यक्रम में, ऐसे ही और महिलाओं के साथ बात करने के लिए और कुछ चर्चा करने के लिए। शुभ 24 के साथ में हमारा नारी शक्ति कार्यक्रम।